नमस्कार, मैं श्वेता आनंद। आज आप लोग के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सिकंदर। सिकंदर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सिकंदर का को अलेक्जेंडर भी कहते हैं। सिकंदर के बारे में मैं आप लोग को विस्तृत ढंग से बताऊंगी, लेकिन मैं इनका अभी बायोग्राफी नहीं बता रही। मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ, सिकंदर और भारत का क्या रिलेशन था, ठीक है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक बन गया है, कोई बात नहीं है। आप लोग इसको बस कहानी के रूप में पढ़ सकते, याद करने वाली कोई बात नहीं है। बस एज ए स्टोरी आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मैं अब शुरू करती हूँ। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज एपिरूस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी माँ थी। तो ये पता चल गया कि उनके पापा कौन थे। तो उनके पापा थे अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय, उनके पुत्र थे सिकंदर, और उनकी जो माता जी थी वो एपिरूस की राजकुमारी ओलंपिया थी, जो उनकी माँ थी, ठीक है। अब सिकंदर और भारत का जो संबंध है मैं वो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने क्लियर किया था बीसी और एडी के बारे में। तो 356 ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के 326 वर्ष पहले की बात है। ये भारत पर आक्रमण किया था। पंजाब में सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर तक्षशिला पहुँचे। उस समय चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक थे। वहाँ के राजा आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया कि सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया, और पश्चिम प्रदेश के अनेक राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सम्राट फौरन तक्षशिला से होते हुए पोरस के साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा, जो झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। राजा पोरस के राज्य पर हक जमाने के मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ। तो राजा पोरस ने बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष और कोशिशों के बावजूद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। किन्हें हार का सामना करना पड़ा? पोरस को। वहीं इस युद्ध में सिकंदर की सेना का कोई भी भारी नुकसान सिकंदर की भी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा था पोरस के साथ युद्ध में। आपको बता दें कि राजा पोरस काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। वहीं पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। कहाँ से कहाँ तक था? झेलम से लेकर चेनाब नदी तक। झेलम नदी कहाँ है? तो अभी जम्मू कश्मीर में ही है झेलम नदी और चेनाब, ठीक है। तो ये पूरा झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। युद्ध में पोरस पराजित हुआ, परंतु सिकंदर को पोरस की बहादुरी ने काफ़ी प्रभावित किया था, क्योंकि जिस तरह राजा पोरस ने लड़ाई लड़ी उसे देखकर सिकंदर दंग थे। और उसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस से दोस्ती कर ली और उसे उसका राज्य और कुछ नए इलाके भी दे दिए। सिकंदर ने पोरस को लौटा दिए युद्ध के तत्पश्चात उनकी बहादुरी को देखकर। दरअसल सिकंदर को कूटनीतिक समझ थी,
इसीलिए आगे किसी तरह की मदद के लिए उसने पोरस से व्यवहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध जारी रखे थे। उसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ लाने में आचार्य चाणक्य का भी बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। चाणक्य तो चाहते ही नहीं थे कि वो हमारे देश पे राज पे कब्जा करे या युद्ध लड़े। ठीक है, अब आगे की कहानी। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जिससे सिकंदर की सेना बेहद डर गई थी। सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंचा, परंतु वहां से उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कंठोर से युद्ध लड़ने के बाद उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। दरअसल ब्यास नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। दरअसल ब्यास नदी के पार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कहाँ से लौट गए थे सिकंदर। तो दरअसल ब्यास नदी के पार नंदवंशी के राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे। सिकंदर पूरे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी की वजह से ब्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। इतना इसको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सिकंदर पूरे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी की वजह से ब्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। अलेक्जेंडर की मृत्यु, अलेक्जेंडर डेथ। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना सजने वाले सम्राट सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचे, तो वहां पर उसे भीषण बुखार टाइफाइड जकड़ लिया। अतः 33 वर्ष की उम्र में 10 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश आपस में शक्ति के लिए लड़ने लगे। ग्रीक और पूर्व के मध्य हुए सांस्कृतिक समन्वयों का सिकंदर के साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब क्या है कि आगे हम आपको बताते हैं सिकंदर के बारे में कि क्या हुआ। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी ले जाया जा रहा था, तब अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने मृत्यु से पहले कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी के अंदर मत रखना। सिकंदर चाहता था उसके हाथ अर्थी के बाहर रहे। वह पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि जिसने दुनिया को जीता उसने अपने हाथ में सब कुछ भर लिया। मरने के बाद वह हाथ खाली है। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना पड़ता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हम दुनिया में पूरे साम्राज्य स्थापित कर लें या फिर धनी हो जाएं या पूरे देश के राजा बन जाएं, एक दिन उसे खाली हाथ ही आना है और खाली हाथ ही जाना है। तो घमंड भाई किस बात की। ठीक है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पढ़ने से आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, बाय।